बादब बामलाहजा में फजल इमाम मलिक 3-4 दिनों से विशेष पैकेज की बात हो रही है, जिसे अपने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए देने की बात कही, आर्थिक पैकेज देने की बात कही। इस पर 3 दिन से देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस को बातें बता रही हैं, समझा रही हैं कि किस सेक्टर में कितने पैसे कहाँ कहाँ उन पैसों का इस्तेमाल होगा, उस 20 लाख करोड़ रुपए का। उनके साथ उनके सहयोगी या उनके राज्य मंत्री, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी बैठे दिखाई देते हैं। वही अनुराग ठाकुर इन्होंने दिल्ली के चुनाव के वक्त नारा दिया था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों। बहुतों से लगवाया था, तालियां भी पिटवाई थी। हालांकि 3 दिनों से बुध को भी उन्होंने प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संदेश के अगले दिन उन्होंने सरकार की बातें रखी, दूसरे दिन भी रखी, और फिर तीसरे दिन भी उन्होंने विस्तार से इस 20 लाख करोड़ रुपए का कैसे कैसे बांटा जाएगा, इस पे उन्होंने पत्रकारों को जानकारी दी। हालांकि पत्रकारों ने कोई उनसे सवाल ये नहीं किया कि ये जो वो बातें बता रही हैं, क्या ये वही बातें तो नहीं है जो बजट के प्रावधानों में था। क्योंकि सरकार से अब सवाल पूछने की हिम्मत बहुत कम पत्रकारों में बची है। मीडिया सरकार से सवाल नहीं करते। मीडिया सरकार से सवाल करता भी है तो पूछता है कि आप कौन सा टॉनिक इस्तेमाल करते हैं जो आपको इतनी ऊर्जा आती है, आप जेब में अपने पर्स रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो ये सारे सवाल होते हैं। लेकिन सरकार को जो असहज करे, जो सरकार के आगे की योजनाओं को या रूपरेखा जो उस पर कोई सवाल हो, रोज़गार पे सवाल हो, या जो 20 लाख की आर्थिक पैकेज है, उनसे वो पैकेज सिर्फ कर्ज के तौर पे दिए जा रहे हैं या इससे कोई और आगे की योजना भी है, इस पर कोई सवाल अगर सरकार से कोई नहीं कर रहा है, इन सब बातों पे सवाल। और जाहिर है कि आजकल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे कहा जाता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता भी नहीं है, उसे प्रेस ब्रीफिंग कही जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि सरकार ने जो बता दिया हमने उसे नोट कर लिया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बस हो गई वहीं से बात। आप उसे छापना है छापिए, दिखाना, और छाप रहे हैं लोग, दिखा रहे हैं, और उसे बल्ले बल्ले है जो चैनलों पर तो ऐसे पेश किया जा रहा है कि लगता है कि बस एक नई क्रांति आ गई है देश में। और 20 लाख का आर्थिक पैकेज एक ऐसी बड़ी बात हो गई है जिससे देश बस आर्थिक विकास की पटरी पर चल ही पड़ा है। लेकिन दरअसल अगर देखा जाए, आंकड़ों में देखा जाए, कांग्रेस की पहले बात कर ले, कांग्रेस ने तो इसे झांसा पैकेज ज़्यादा करार दिया है कि सरकार का ये झांसा है। सरकार इस तरह की बात करके, इस आर्थिक पैकेज की बात करके झांसा ज़्यादा दे रही है और कर्ज को राहत बताकर खुद ही अपना मजाक उड़ा रही है। देश के गरीब लोगों, मध्यम वर्ग के लोगों को आज कर्ज नहीं, आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, जिसमें मोदी सरकार नाकाम रही है। और कांग्रेस के आरोप गलत भी नहीं है। ये सारा आर्थिक पैकेज का जो खेल है, ये अगर कर्ज देने के लिए ही किया गया तो फिर कैसा आर्थिक सहायता, सवाल तो उठेगा। किसानों को भी झोली में कुछ नहीं है, किसानों को भी देने के लिए कुछ नहीं है सरकार के पास। बस वही एक मुलम्मा, आर्थिक पैकेज का मुलम्मा चढ़ा के, या कह सकते हैं कि कर्ज के कुनैन को शहद में लपेट कर लोगों को गले में उतारने की कोशिश भर है ये। पहले दिन जब वित्त मंत्री सामने आई तो उन्होंने बताया कि 6 लाख करोड़ रुपए के हिस्से से जो पहले दिन वो 20 लाख में से 6 लाख करोड़ के उन्होंने विस्तार से जानकारी दी कि उसमें क्या, किसे क्या मिलेगा, किस तरह के
इसका बंटवारा होगा। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए कर्ज, सहायता नहीं, याद रखें कर्ज, उन्होंने कहा कि 3 लाख करोड़ का पैकेज कर्ज के लिए उद्योगों को दिया जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एमएसएमई पर, उद्योग पर तो पहले से ही 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। उसकी उगाही की चिंता सरकार को नहीं थी, लेकिन उसकी अगर सहायता देना था तो कुछ कर्ज कर्ज में देने और दिलाने की बात कहाँ से आई? 3 लाख करोड़ यह है कि अब बैंक गारंटी अब नहीं खोजेगा, सरकार गारंटर बनेगी। सरकार कहेगी कि हाँ हम इन्हें कर्ज मुहैया कराए बैंक। साथ ही ये पैकेज दिया है कि 3 लाख करोड़ का कर्ज के लिए पैकेज दिया है सरकार ने, और 90,000 करोड़ डालने की बात बिजली कंपनियों को कही है। लेकिन कर्ज से मामला हल होगा क्या? अर्थशास्त्रियों की ही बात माने, और शास्त्रियों ने कहा कि टैक्स में राहत, टैक्स में छूट या इस तरह की बात ही काफ़ी नहीं है। गरीबों के हाथों में पैसे होने चाहिए, किसानों के हाथों में पैसे होने चाहिए। किसानों को सिर्फ राहत देने की बात होनी चाहिए। किसानों के जेब में आप पैसे डालिए, 10-15 हज़ार रुपये अगर हर किसान को डालेंगे तो जो, चूँकि देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान अभी किसानों का है, ये बात नहीं भूलनी चाहिए देश की सरकार को। उनके लिए किसी तरह की रियायत कहीं दिखाई नहीं दे रही इस 20 लाख के पैकेज में भी। 20 लाख की बात तो बहुत शिद्दत से उठाई जा रही है, लेकिन उन किसानों के लिए, गरीबों के लिए कहीं कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। बात ज़रूर हो रही है, बात की जा रही है, आंकड़ों की वो बाजीगरी, आंकड़ों की बाजीगरी दिखाने में सरकार माहिर है, उसमें खूब बाजीगरी दिखाई जा रही है, मुलम्मा चढ़ाया जा रहा है और फिर से देश के सामने रखा जा रहा है। तो ज़रूरत यह है कि गरीबों के हाथों में पैसा आए, इन किसानों की जेबों में पैसा आए, जो इस देश की अर्थव्यवस्था को बदल सकते हैं, जो इस देश की अर्थव्यवस्था में हाल के दिनों में जिनका योगदान बढ़ा रहा है। कृषि क्षेत्र सबसे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में बड़ा योगदान दे सकता है। उन किसानों को अगर 10-15 हज़ार की सहायता दी जाए तो शायद देश का नक्शा कुछ बदल सकता है। लेकिन उनके लिए भी राइट ऑफ और वेव ऑफ जैसी बातें उन किसानों के लिए नहीं होगी, कॉरपोरेट घरानों के लिए भले हो जाएगी। कहा तो ये जा रहा है कि ये जो सरकार ने जो ये राहत पैकेज की घोषणा की है, ये बजट के प्रावधानों में भी था। और निर्मला सीतारमण के जो प्रेस ब्रीफिंग हो रही है और उनकी प्रेस ब्रीफिंग भी कभी कभी तो लगता है कि हम बजट भाषण ही ज़्यादा सुन रहे हैं उनका। तो कहा यह जा रहा है कि बजटरी इसमें 66 ऐसी बातें हैं जो बजट में पहले ही घोषणा की जा चुकी है। यानी वो 20 लाख के जो पैकेज का जो एक शगुफा या एक बात प्रधानमंत्री ने कही है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बजट में पहले ही कही जा चुकी हैं। 66 बातों का जिक्र अर्थशास्त्री करते हैं कि जिसमें आंशिक छूट है या छूट की समय सीमा बढ़ाई गई है। इन सब से जो अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी हुई है वो पटरी पर लौटने वाली नहीं। सच तो यह है कि सरकार जिस तरह की बातें कर रहे हैं, लगता है कि लोन मेला लगा रही है सरकार, कर्ज का मेला लगा रही है। आप एक छोटी सी मिसाल दे सकते हैं कि स्ट्रीट वेंडरों या रेहड़ी वालों, हॉकरों के लिए उसने कहा कि कर्ज़ की बात की कि कर्ज़ उन्हें मिलेगा, लेकिन इन्हें कर्ज़ कौन देगा? सवाल बड़ी चीज़ ये है, कौन देगा कर्ज़? इनका गारंटर कौन बनेगा? आप लघु उद्योग और छोटे उद्योगों और एमएसएमई के तो गारंटर सरकार बनेगी, लेकिन रेहड़ी वालों के लिए कौन बनेगा? हॉकरों के लिए कौन बनेगा? हालांकि अभी हाल के दिनों में रेहड़ी और पटरी वालों के लिए देखा होगा, एक दक्षिणपंथी संगठनों ने बाकायदा एक भगवा झंडा लगा के उस पर एक लिख दिया था, विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित। वो लोग भी नहीं आ रहे हैं इन रेहड़ी वालों, पटरी वालों के लिए। उसमें के अगर उस नज़रिए से भी देखा है तो उनके लिए भी आए तो इससे भी देश, लेकिन वो भी नहीं आ रहे हैं।
वो भी नहीं बता रहे कि अनुमोदित लिख देने से उनकी अर्थव्यवस्था नहीं सुधरने वाली है। तो उन रेहड़ी वालों के लिए कौन आगे आएगा, कौन करेगा? जैसा मैंने कहा कि एमएसएमई के दो पर ही अभी 5 लाख करोड़ रुपया बाकी हैं। दिलचस्प यह है कि सरकार ने भी मनरेगा की बहुत बातें की। कल निर्मला सीतारमन को मनरेगा पर बातें करते हुए सुनकर अच्छा लगा कि मनरेगा कामगारों के, मनरेगा मजदूरों के जो में इजाफ़ा किया गया, उनको जो मेहनताना मिलेगा उसमें इजाफ़ा कर 200 रुपये से ज़्यादा कर दिया गया। अच्छी बात है। मनरेगा पे कभी याद करें आप, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में, संसद में कहा था कि मनरेगा मेरी राजनीतिक सूझबूझ जहाँ तक काम करती है, मनरेगा यूपीए आपकी विफलताओं यानी यूपीए सरकार की विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। मैं इसे बंद नहीं करूंगा। अगर मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है तो मैं इसे बंद नहीं करूंगा, बल्कि इसे गाजे बाजे के साथ दुनिया को बताऊंगा, क्योंकि लोगों को आपने गड्ढे खोदने पे लगा दिया है। अब वही गड्ढा खोदना, वही मनरेगा का जबात पूरी शिद्दत से साथ वित्त मंत्री कहते हैं कि मनरेगा मजदूरों को काम में लगाया गया और उनका रजिस्ट्रेशन शायद 8 करोड़ लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन प्रवासी मजदूरों ने करवाया है। हालांकि उन्हें ये बात याद नहीं है कि प्रवासी मजदूर 8 करोड़ प्रवासी मजदूर नहीं है। अगर 2011 के सेंसेक्स की बात करें, जनगणना की बात करें, तो 11 करोड़ मनरेगा के मजदूर थे, और अब तो उसकी तादाद और भी बढ़ गई होगी। वो मनरेगा में हो सकता है कि दुगनी हो गई हो। तो आंकड़े उन्होंने मनरेगा में रजिस्ट्रेशन में कई लाख लोग मजदूरों की बात की कि रजिस्ट्रेशन करवाया, और हम इतनी ताकत से मनरेगा में जो प्रवासी लौट रहे हैं उन्हें मनरेगा के तहत काम देंगे। लेकिन अगर आप देखिए तो इस 20 लाख करोड़ में प्रवासी मजदूरों के लिए अगर देखा तो सिर्फ 3500 करोड़ रुपए ही रखे गए हैं। उसमें एक किसी फिल्म में कोई कहता है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो ये वही मिसाल है कि मजदूरों के लिए इस 3500 करोड़, जो 11 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी मजदूर हैं, उसमें प्रवासी मजदूर नहाएंगे क्या और निचोड़ेंगे क्या। तो आंकड़ों की बाजीगरी है। अब सरकार ने ये भी कहा कि वो हर मजदूर को 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 1 किलो चना देगा। ये सचमुच क्या बहुत अच्छा लगता है कहते हुए सरकारों को? इससे क्या मजदूरों का भला हो पाएगा? आप ये जो राहत के नाम पे ये तमाशा दिखा रहे हैं कि 5 किलो चावल, 5 किलो आटा या गेहूं या 1 किलो चना, इससे मजदूरों का भला होने वाला नहीं। शिशु मुद्रा लोन पर भी कुछ पैसा ज़रूर दिया गया है, लेकिन बाकी सारी बातें अगर देखी जाए तो पूरी कल्पना ही लगती है। तर्क हैं, सरकार के अपने तर्क हैं, उन्हें वो गिना भी रहे हैं, आंकड़ों की बाजीगरी दिखा भी रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए सचमुच पूरा इस आंकड़ों की बाजीगरी के आगे कुछ अगर नज़र आता है तो नीलबटा सन्नाटा ही नज़र आता है। बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि जो हमारे अंदर एक ऊर्जा भरे, जो प्रवासी मजदूरों की ऊर्जा भरे। सड़कों पर चलते हुए प्रवासी मजदूरों के अगर हालात देख रहे हो, वो नहीं सुन रहे होंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन या अनुराग ठाकुर उनके लिए भी कुछ बोल रहे हैं। उन्हें तो भूख और रोटी की पीड़ा और घर पहुंचने की जो एक जल्दबाजी कहें, या घर पहुंचने की एक पीड़ा भी है उनके कि घर किसी तरह से पहुंचा जाए। वो नहीं सुन रहे हैं। वो तो रेहड़े पटरियों पर चलते हुए मजदूर, सड़कों पर चलते हुए मजदूर के उनके लिए भी कोई घोषणाएं हो रही। उन्हें पता है कि घोषणाएं सिर्फ कुछ खास वर्ग के लिए होती हैं,
किसानों के लिए नहीं है, मज़दूरों के लिए नहीं। प्रवासी मज़दूर लगातार पाँव में छाले लिए, पाँव में प्लास्टिक की बोतलें बांधे लगातार चल रहे हैं, कहीं बैलों की तरह गाड़ियों में जुटे हुए, कहीं महिलाएं रिक्शा को बांधती खींच कर ले जाती हुई, तो कहीं सूटकेस पर औंधा पड़ा हुआ बच्चा और जिसे खींच कर ले जाती हुई माँ। ये सारी तस्वीरें विचलित करती हैं, अंदर से बहुत मर्माहत महसूस हम तमाम लोगों को कर डालती है, क्योंकि ये तस्वीर हमारे उस नया इंडिया की तस्वीर है जिसे लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। इस कोरोना ने बता दिया है कि इस देश में मज़दूरों की हालत पहले भी ख़राब थी, अब और भी ख़राब है, क्योंकि हमने इनकी चिंता करनी छोड़ दी है। देश के इन निर्माताओं की हमने फ़िक्र करनी छोड़ दी है। सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा हम विश्व में भले लगा लें, लेकिन अगर मज़दूरों की पेट की आग को नहीं बुझा पाए तो सारी सरकारें फेल हैं। हम भले वहाँ कामयाब हो सकते हैं, लेकिन यहाँ नाकाम हैं, क्योंकि हमने करोड़ों मज़दूरों को रोटी देने में नाकाम रहे, इसलिए हम नाकाम हैं। कई तस्वीरें देखी कि लोग खाना भी बना रहे हैं, कुछ भी कई जो कुछ भी उपलब्ध है वो किसी तरह से खा के गुजारा कर ले रहे हैं। बिस्कुट मिल गया तो गुजारा कर लिया, पानी किसी ने दे दिया तो गुजारा कर लिया। वो तो कुछ इस देश में के लोगों की ऊर्जा भी बाकी, इस देश के लोगों में संवेदना बाकी है। इस देश का लोग आज भी तमाम सारी बातों के बावजूद न इस देश के लोगों में अभी भी इंसानियत बाकी है। सारे मजहबी जुनून को फैलाने के बावजूद इस देश के लोग अभी भी हिंदू और मुसलमान में उस तरह नहीं बटे हैं। अगर बटे होते तो राह चलते लोगों को खाना नहीं देते। पता नहीं वो किस जाति के हों। किसी ने नहीं देखा कि जो मजदूर चल रहे हैं उन्हें हम जिसे खाना दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, बिस्किट दे रहे हैं, वो हिंदू है या मुसलमान, ऊंची जाति के हैं या पिछड़ी जाति के। मजदूर गरीबी जातियां देख के नहीं आती, गरीबी मज़हब देख के नहीं आती। गरीबों का सिर्फ एक ज़ात होता है, एक धर्म होता है, और वह गुर्बत। और इसी गुर्बत को कंधे पर उठाए, सरों पर उठाए मज़दूर लगातार सफ़र में हैं। माएँ उनकी बच्चों को रोटी का दिलासा देती हुई चूल्हे पे कुछ पकाने की कोशिश करते हैं। और नवाज़ देवबंदी के शब्दों में कहूँ तो भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने फिर पानी पकाया देर तक। तो आज इस देश के अधिकांश लोगों की हालत ऐसी ही है कि माँ पानी को चूल्हे पर चढ़ाकर देर तक उसे पकाती रहती है, क्योंकि उसके बच्चे भूखे हैं, टकटकी लगाए हुए उबलते पतीली को देखते रहते हैं कि कब कुछ बनेगा और फिर उन्हें खाना माँ देगी। लेकिन माँ की मजबूरी ये है कि घर में कुछ भी नहीं है तसल्ली के सिवा, वादों और सरकार के वादों और दावों के सिवा। सरकार उनकी भूख को नहीं समझती, उनकी भूख को नहीं देखती। 20 लाख करोड़ पैकेज की बात ज़रूर की जाती है, लेकिन गरीबों की भूख इस 20 लाख करोड़ के पैकेज से पूरी नहीं हो सकती। पूरी होती तो आज लाखों लोग सड़कों पर पैदल नहीं दिखाई देते। आप भी सोचिए। और अगर ये बातें सच्ची और अच्छी लगें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।